आज का टॉपिक है एमपी लेट स्कीम दैट इज़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। तो आइए इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। एमपी लेट स्कीम क्या रहता है कि जितने भी राज्यसभा या लोकसभा के एमपीज रहते हैं दैट इज़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, इनको एक फ़ंड दिया जाता है जो एक नॉन लैप्सेबल फ़ंड है। नॉन लैप्सेबल फ़ंड का मतलब क्या रहता है कि पैसा जो है वो हर साल दिया जाता है, अकाउंट में डाला जाता है। तो जितना वहाँ पे कवर अप किया गया है यानी कि जितना यूज़ किया गया है, अगर सपोज करो यहाँ पे 5,000 अगर पर्टिकुलर किसी के अकाउंट में डाला गया है, तो उसमें क्या रहेगा, उसमें से आपने 3,000 खर्च कर लिया तो हर साल आपको 5,000 तो मिलेगा ही। तो वो 5,000 जो नेक्स्ट ईयर मिलेगा तो 2,000 जो बचा है वो भी एड ऑन हो जाएगा। क्लियर? तो टोटल कितना हो गया, 7,000 समथिंग हो गया। तो डैट इज़ नॉन लैप्सेबल फंड, तो जितना बचा है वो भी एड ऑन हो जाएगा। तो इसमें ये आप लोगों ने याद रखना है कि एमपी लेट स्कीम जो है, इसमें जो फंड दिया जाता है डैट इज़ नॉन लैप्सेबल फंड है। तो ये फंड जो है ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम में आता है। तो अभी यहाँ पे मैं बात करती हूँ कि जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको रिकमेंड किया जाता है कि लोकल एरिया में जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहाँ पे आपने डेवलपमेंट करना है, रोड्स बनाने, स्कूल्स बनाने हैं, हेल्थ से रिलेटेड वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो सेंट्रल इंस्टीट्यूशन सेटअप करने हैं। तो उसलिए ये फंड दिया जाता है स्पेशली किसको, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को। और यहाँ पे जो अथॉरिटी रहती है जो कलेक्ट करती है इसको, अथॉरिटीज़ की अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स जो रहते हैं ये रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, सेंशन करते हैं कि एलिजिबल वर्क क्या है, कौन कौन सी एजेंसीज यहाँ पे सिलेक्ट की जाएंगी, इम्प्लीमेंट एजेंसीज जो है, कौन कौन सी एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल रहेगी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। जैसे यहाँ पे कंप्लीटेड ऑनगोइंग जो वर्क लिस्ट है, डीएस ऑफिस है, एंड जो यहाँ पे वेबसाइट दी गई है इसकी, ठीक है। और सिटीजन क्या कर सकते हैं, आरटीआई यहाँ पे यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे सिटीजन का राइट रहता है कि स्टेटस क्या है वर्क और फंड्स का। मिनिस्ट्री जो है कौन सी रिस्पॉन्सिबल रहती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। तो ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं एवरी ईयर 5 करोड़ इंस्टॉलमेंट, यानी कि इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं 2.5 करोड़ ईच इंस्टॉलमेंट में ये दिए जाते हैं। और डायरेक्टली ये डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो है इस्टेब्लिश करती है और मोनीटर करती है इसके मैकेनिज्म्स जो रहते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो बात की जा रही है एमपी लेट के बारे में, तो रिसेंटली ही अभी ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा भी रिवाइज किया गया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम जो है। यहाँ से इसकी फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है कि जितने भी जो एमपीज अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में जो लोकल एरिया के डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ पे फंड दिया जाता है दैट इज एमपी लेड स्कीम, ठीक है। तो यहाँ पे जो रूल्स है उसको यहाँ पे रिवाइज किया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कि क्या क्या इंटरेस्ट रेट है और जो डिपॉजिट किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जितना भी पैसा जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के द्वारा जाता है। अभी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि ये स्कीम कैसी है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब क्या रहता है, यहाँ पे ओनली सेंटर जो है वो फंड प्रोवाइड करवाएगा। एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम रहती है जहाँ पे सेंट्रल स्टेट दोनों मिलकर यहाँ पे फंड प्रोवाइड करवाते हैं। और ये स्कीम जो है 1993 में ये अनाउंस की गई थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि लोकल एरिया में जितने भी जो एमपीज आते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं अपने लोकल एरिया में डेवलपमेंट करेंगे। ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स जो रहता है, वर्किंग एरिया जो रहता है, स्पेशली जो ड्रिंकिंग वाटर हो गया, प्राइमरी एजुकेशन को कैसे वहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवानी है लोगों को, बच्चों को, एंड पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड सैनिटेशन, रोड्स यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्ट करवाने हैं। और प्राइमरली ये कॉन्स्टिट्यूंसीज रहती हैं एमपीज़ की। जून 2016 में एमपी फंड जो था इसको यूज़ किया गया था इम्प्लीमेंट करने के लिए स्पेशल स्वच्छ भारत अभियान को, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन जिसको सुमग्र भारत अभियान बोला गया, कंजर्वेशन करने के लिए वाटर को थ्रू दी रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड संसद आदर्श ग्राम योजना। क्लियर? उसके अलावा यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि प्रोसेस जो है इस एमपी लेड स्कीम के अंडर तो स्टार्ट किया गया कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो रिकमेंड करेंगे अपनी जो नोडल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है कि कौन कौन से वर्क्स हैं, किसके लिए हम लोगों को पैसा जो है किस में इम्प्लीमेंट करना है। तो ये सारी चीज़ें फंक्शनिंग क्या है कि ईच ईयर एमपीज जो है वो रिसीव करते हैं 5 करोड़ 2 इंस्टॉलमेंट में, 2.5 करोड़ की ईच इंस्टॉलमेंट रहती है। और फंड जो है अंडर एमपी लेट्स के अंडर ये एक नॉन लैप्सेबल है, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। तो लोकसभा एमपीज और क्या करते हैं, ये रिकमेंड करते हैं डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, और लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज जो रहती हैं उनकी। और राज्यसभा एमपीज़ क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं स्टेट में। क्लियर? तो राज्यसभा क्या स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्टेट में ये क्या करते हैं,
जो डेवलपमेंट रहता है उस पे फोकस देते हैं। तो नॉमिनेटेड मेंबर, ये तो इलेक्टेड मेंबर की यहाँ पे जो बात की है मैंने ऊपर, तो ये इलेक्टेड मेंबर की बात की है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर की बात हुई है, अब यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात हो रही है। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स और इलेक्टेड मेंबर्स में एमपी-लेड स्कीम के अंदर क्या डिफरेंस है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा के, ये क्या कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं वर्क्स एनीवेयर इन द कंट्री, कंट्री में किसी भी एरिया में ये क्या कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं वर्क को कि कहाँ कहाँ पे हम लोगों ने डेवलप करना है चीज़ों को। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे बात करें कि इशू क्या निकल के आता है एमपी-लेड स्कीम के रिगार्डिंग। तो इम्प्लीमेंटेशन लैप्स, यानी कि बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है कि चीज़ें इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है, जिसको हम कैग के नाम से जानते हैं, तो ये क्या करते हैं कि ये इंसिस्टेंस, यानी कि जो फाइनल मिसमैनेजमेंट हो रहा है पैसे का, उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। और आर्टिफिशियल जो इन्फ्लेशन है ऑफ अमाउंट स्पेंड, कि कितना स्पेंड हो रहा है अमाउंट, उसके ऊपर यहाँ पे फोकस दिया जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये भी एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर रखी गई है। दैट इज ऑल्सो, यहाँ पे बात करें कि एक संवैधानिक बॉडी है। और यहाँ पे जो हेड रहते हैं इंडिया, ये क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट ऑफ द चीफ गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स, इनको बोला जाता है। उसके अलावा यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे फर्स्ट ऑडिटर जनरल कौन थे हमारे इंडिया के, 1860 में सर एडविन ड्रूमॉन्ट, इनको अपॉइंट किया गया था फर्स्ट ऑडिटर जनरल। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आप लोगों को याद रखनी है। आज के टाइम में कैग कौन है, ये आप लोग बताइएगा, क्लियर। तो यहाँ पे कैग का जुरिडिक्शन जो था 1958 में जम्मू एंड कश्मीर में एक्सटेंड कर लिया गया था। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। आर्टिकल 148 जो है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट की बात करते हैं कैग की, क्लियर। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं नो स्टैट्यूटरी जो फंक्शंस हैं, ठीक है, नो स्टैट्यूटरी बैकिंग जो है, यानी कि अब ये स्कीम जो है इट इज़ नॉट गवर्न एंड एनी स्टैट्यूटरी लॉ, इसको कोई भी स्टैट्यूटरी लॉ नहीं दिया गया है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत देखने को मिलती है, यानी कि सनक और शॉक जिसको हम बोलते हैं, विम्स एंड फेंसिस गवर्नमेंट के द्वारा, क्लियर। मॉनिटरिंग एंड रेगुलेशन की अगर बात करें, स्कीम जो है जब लॉन्च की गई, इसकी प्रमोटिंग एंड पार्टिसिपेटरी जो डेवलपमेंट है, यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर नहीं देखने को मिलता कि मेजर लेवल क्या है जो पार्टिसिपेशन हो रहा है। और ब्रीच ऑफ फेडरलिज्म की बात करें, एमपी-लेड्स की इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा रहता है। लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं वहाँ पे पैसा कई बार नहीं पहुँचता, और वायलेट होता है पार्ट, स्पेशली जो 9 है और 9A। 9 पार्ट ए किसकी बात करता है, पार्ट 9 बात करता है जो पंचायती राज है, और पार्ट 9A बात करता है म्यूनसिपैलिटीज़ की। तो वहाँ पे जो फंड है कई बार नहीं पहुँच पाता है। तो कॉन्फ्लिक्ट की अगर बात करें विद डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, तो एमपीज़ जो है ये इन्वॉल्व रहते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के लिए। तो यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो देखने को मिलता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग एमपी-लेड्स के बारे में। एमपी-लेड्स जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया 1993 में। तो 5 करोड़ यहाँ पे एनुअली दिया जाता है। तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के ऊपर डिपेंड रहता है। एप्लीकेबल है लोकसभा एंड राज्यसभा एमपीज़ के लिए। 15% एनुअल आउटले फंड यहाँ पे होता है जो यूटिलाइज़ किया जाता है। एरिया जो है स्पेशली इनहेबिटेड बाय द शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन। 7.5% एनुअल आउटले जाता है फंड का जो यूटिलाइज होता है शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन के ऊपर। और ये किसके अंडर आती है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर इसको रखा गया है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब बात करते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में, जहाँ से ये पैसा आता है। तो ये आर्टिकल 266 क्लोज फर्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसोलिडेटेड ऑफ इंडिया के बारे में यहाँ पे बात करता है। जितने भी लोन्स रहते हैं गवर्नमेंट इशू करती है, पब्लिक नोटिफिकेशन, ट्रेजरी बिल्स हो गए, लोन्स हो गए, एंड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, क्लियर। तो आर्टिकल 266 आपको याद रखना है। और ये तो हो गया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है, अगर बाढ़ वगैरह आ गई उसके लिए जो पैसा जाता है किसी एरिया में, तो वो आता है आर्टिकल 267 के अंडर। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है ये क्या करती है, स्टेट नोडल डिपार्टमेंट में पैसा भेजती है, फिर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को, फिर इम्प्लीमेंटिंग जो एजेंसीज है। तो ये पूरा चार्ट है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो ये थी एमपी-लेड स्कीम, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। तो डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ अपने डाउट्स को कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है आपको तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।